अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकीब और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। JITs का हंगामा रुकने में नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी कहती है कि तहरीके इंसाफ वाले शोर बचाकर इशूज से आवाम की तवज्जो हटा रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने खरी सुना दी। बोले हलीम आदिल शेख को क्लीन चिट देने के लिए नैब ने नोटिस लिया है। नासिर हुसैन ने कहा कि अगर हलीम आदिल शेख से इस्तीफा मांग लिया जाता तो हमारी जरूरत पेश न आती। वफाकी हुकूमत माफियाज की सरपरस्त बन चुकी है। PTI का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। जब उसी JIT के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी PTI अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, तो अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने JIT में पढ़ा है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा दोहरा लूं अपनी बातों को। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली ज़ैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को यह टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से राब्ता करें और इनको PTI में शामिल करने के लिए राजी करें। और उस 3 रुकनी कमेटी ने राब्ता किया और उसके बाद इनकी जो राब्ते थे वो बढ़े और फिर PTI के जो धरने थे कराची के, जो CVU पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे। मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी है, जैसे एक अभी KP में सामने आई, इसी तरह की और बहुत सारी, इनके जिस डिपार्टमेंट को चेक कर लें वहां पे आपको इस तरह की इर्रेगुलरिटीज निकल आएंगी। और जो ये कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर क्या एक्शन लिया गया, और जो दीगर चीजें आ रही हैं, दवाइयों वाला आपके सामने गुजर गया था, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो ये आपसे कहना था कि आज ये हुई है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें उन्होंने बजाय इसके कि वो खुद मानते हुए और उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए थे उनको और सपोर्ट कर रहे हैं, वही उनसे इस्तीफा का मुतालबा करते तो हमें आज ये जरूरत पेश ना आती। वजीर अली ज़ैदी कहते हैं कि सिंध का वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाला ताकतवर सियासी टोला आजाद घूम रहा है। वफाकी वजीर अली ज़ैदी कहते हैं कि सिंध का वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि सियासी टोले का नाम भी मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में दर्ज है, उन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। PTI सिंध ने हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। 256 एकड़ जमीन के मामले में कोई सदाकत नहीं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहने का ऐलान। कहते हैं कि करप्शन वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है, ये भी पता है कि कितना परसेंटेज किस डिपार्टमेंट लेता है एक बिल के प्रोसेस होने में, ऑडिटर जनरल से लेके बिल पास करने के लिए। तो करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। इनके दौर में सरकारी फीस हम सब देने को तैयार है, जो सरकारी कीमत है, लेकिन भाई भत्ता जो ऊपर कमीशन है जो सरकारी कीमत से 3 गुना ज्यादा होता था, टप्पी से स्टार्ट हुआ और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिस्टम के तहत चलता रहा। जो जेन्युइन लोग थे किसी ने भत्ता नहीं दिया, उन्होंने कहा पैसे लो सरकारी, हम तैयार है, आज भी तैयार है। और कोर्ट में जब एक बार रिक्वेस्ट मौजूद हो उसके बाद कुछ रहता नहीं है। और ये तमाम चीजें हाई कोर्ट के अंदर स्टेज हैं, सूट्स हैं, 99 की देने को तैयार है, लेकिन 99 दिया नहीं इन्होंने किसी को। हम ये नहीं कहते कि जब नैब की पेशी का मामला हो तो भी बीमार हो गए, नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे।
پی ٹی آئی کا رکن اپنی ہی قیادت کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کارکنوں کا بھوک ہڑتالی کیمپ کے سامنے احتجاج، کارکنوں کا حلیم عادل شیخ کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد، احتجاج ابھی تک جاری ہے؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کارکنوں کا ناراض کارکنوں کا کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتال کیمپ میں ایک مظاہرہ احتجاج چل رہا ہے، جس میں ناراض کارکنوں نے علیم عادل شیخ کے خلاف جو ہے پتلا بھی نظر آتش کیا۔ پتلا نظر آتش کرنے کے علاوہ جو ہے علیم کے جو ہے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے مظاہرین کا یہ بھی کہا تھا کہ ان کی کوئی پرسنل سیکرٹری تھی جو ماڈل تھی، اور جن کے اس پر انہوں نے الزام بھی عائد کرا ہے علیم عادل شیخ سے کہ انہوں نے جو اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے علیم عادل شیخ کے خلاف جو ہے مزید نعرے بازی کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد علیم شیخ کو یہ بھی کہا گیا ہے، انہوں نے مظاہرین نے علیم عادل شیخ کو پارٹی میں لٹیروں اور شامل کروانے والوں سے روکا جائے۔ ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے پارٹی میں نہ رکھا جائے، پارٹی سے نکالا جائے، ہماری پارٹی کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے ہم اعلیٰ قیادت سے بھی بات کر رہے تھے، مزید ہم نے بات بھی کری لیکن ہماری آج کسی نے بات بھی نہیں، آج دن مجبوراً ہمیں یہاں پر آج کھڑا ہونا پڑا ہے۔ جی شکریہ شاہد اعجاز۔ کرپشن کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے کھلاڑی ہی نیب زدہ نکلے۔ کرپشن کے بڑے مگر بچوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کے دعوے دار۔ تحریک انصاف کے اندر سے کرپشن کی بڑی مچھلیاں سامنے آنے لگی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دوسروں کو دھوکہ دینے اور دھوکے کا سبب بننے والے جہنمی ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے اور ان سے پہلو تہی کرنے والے بھی جہنمی ہیں۔ اس کے باوجود ملک میں رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے۔ نیب نے حلیم عادل شیخ کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا تو اگلے ہی روز اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کے ساتھ بیٹھ کر کرپشن کے خلاف درس دینے بیٹھ گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جب نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو بھی بیمار ہو گئے، نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے۔ کرپشن کے خلاف جہاد تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے۔ حکومت میں شامل متعدد رہنماؤں کو نیب کیسز کا سامنا ہے۔ معلم جبہ اسکینڈل میں وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نیب طلبی بھگت چکے ہیں۔ بابر اعوان نندی پور کیس بھگت چکے۔ علیم خان آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں جیل کی ہوا کھا چکے۔ پنجاب کے وزیر جنگلات سبطین خان غیر قانونی ٹھیکے دینے کے الزام میں نیب کے ہاتھوں گرفتار اور رہا ہوئے۔ اور اب اجمل وزیر کو کرپشن کی مبینہ آڈیو کال لیک ہو جانے پر مشیر اطلاعات کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ نور الحق قادری کو وزارت کی ایک عمارت اپنے کاروباری شراکت دار کو کرائے پر دینے کے الزامات کا سامنا ہے۔ نیب نے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس کھول دیا۔ آٹا چینی بحران کا فائدہ اٹھانے والوں میں جہانگیر ترین، پرویز الہی، خسرو بختیار کے بھائی، سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری سمیت دیگر حکومتی شخصیات کے نام آئے لیکن سب ہی سزا سے بچ گئے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اپنی رپورٹ میں پاکستان میں سال 2018 کے مقابلے میں 2019 میں کرپشن کے رجحان میں اضافے کا انکشاف کیا تھا۔ تحریک انصاف کے دور میں کرپشن بڑھ جانے پر عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کرپشن کے خاتمے میں ناکام کیوں ہوئی؟ طرز حکمرانی بہتر انداز میں چلانے میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان سے ہی سننے کے منتظر ہیں۔ وفاقی وزیر ہوا بازی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے غلام سرور خان اور اہل خانہ کی جائیدادوں کی تفصیلات کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ دوسروں کی کرپشن کی داستانیں سریعام بیان کرنے اور انکشافات کرنے والی برسر اقتدار جماعت پی ٹی آئی کے رہنماؤں، وفاقی اور صوبائی وزراء کے کارنامے بھی سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما اور وفاقی وزیر کے خلاف نیب نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نے وفاقی وزیر غلام سرور خان کے اثاثوں، زمین اور جائیداد کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ محکمہ ریونیو راولپنڈی نے غلام سرور خان کے اثاثوں کا ریکارڈ نیب کو بھیجا۔ نیب کو ملنے والی تفصیلات میں غلام سرور خان، ان کی اہلیہ اور بچوں کی زرعی، کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کا حساب کتاب درج ہے۔ نیب نے ایف بی آر اور الیکشن کمیشن سے بھی غلام سرور خان کا ریکارڈ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب کی جانب سے تمام اداروں سے ریکارڈ ملنے کے بعد وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کے اثاثوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ لیگی رہنما رانا مشہود کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان ہاؤس تبدیلی نہیں بلکہ فوری طور پر ملک میں شفاف مڈ ٹرم الیکشن چاہتی ہے۔ کہتے ہیں حکمران عوام سے بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سیاسی مسخروں کا ایک ٹولہ ہے جن کو عوام سے کوئی مطلب نہیں۔
PTI के लोग अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हुए हैं। ये बार बार झूठ बोलते हैं और इनका लीडर कहता है कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो इन झूठों के ऊपर कौन एतबार करेगा जिन बंदों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही, जब ये कह रहे हैं और जिन हालात में कह रहे हैं कि उनको JIT की रिपोर्ट मिली, वो हालात भी बड़े मशकूक से हैं। तो मैं नहीं समझता कि PTI की कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी हुई और उनकी बात को अब कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो ये लोग जो हैं ये मस्खरे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और इन मस्खरों की बातों में ना कोई हकीकत है और यही वजह है कि आज दुनिया में पाकिस्तान अकेला हो चुका है। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर का कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा के इलेक्ट्रिक ने समंदर में बहा दिया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर के वादों के बावजूद कराची के शहरियों को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का वादा पूरा न हो सका। के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी शहरी अजाब झेलने पर मजबूर है। शहर में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ, न ही गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो सकी। के इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई में इजाफा किया गया। असंतोष सेक्टर को गैस फराहमी 2 रोज के लिए रोक की गई, लेकिन फिर भी हालात जूं के तूं हैं। कराची के शहरियों को सुकून मयसर न आ सका। शहर भर में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। गर्मी के सताए शहरी इस वक्त दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। दिन को बिजली आती है न रात को। वफाकी वजीर असद उमर ने हालात न बदलने पर के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का अंदिया दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की है, कराची की नहीं। कराची के शहरियों के वोट से मुंतखब होकर ऐवान में पहुँचने वाले नुमाइंदे भी बिजली लोड शेडिंग से निजात दिलाने के खातिर ख्वाह इंतजाम करने की बजाय एहतजाज और धरनों से अवाम को टरखाने में मसरूफ है। नित नए दावे, वादू और तिफल तसल्लियों से आजिज अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें हर तरह से बहलाया जाता है और वक्त दिया जाता है ताकि हर गुजरते दिन के साथ बात पुरानी हो जाए और अवाम दीगर मसाइल में उलझ जाएं। लेकिन मसाइल हल होने के लिए ठोस इक़दाम कहीं भी किसी भी सतह पर देखने को नहीं मिलते। क्या यही उनके वोट की कदर कीमत है? कराची वाले पानी की भीख मांगने लगे। वाटर बोर्ड और सिंध हुकूमत की बेहिस्सी ने शहरियों को पानी के लिए दरबदर कर दिया। गर्मी की शिद्दत में शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। शहजादा बोइन की रिपोर्ट। एक जानिब के इलेक्ट्रिक ने अवाम पर सितम ढाए हुए हैं तो दूसरी जानिब शहर कायद में पानी की किल्लत ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। कराची के इलाके चश्मा गोड में पानी की किल्लत ने शहरियों को पानी की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। चश्मा गोड के इलाका मकीनों ने सड़कों पर पानी के खाली ड्रम रखे हैं और वाटर टैंकर्स को रोक कर पानी देने की भीख मांग रहे हैं। इलाके के रहायशियों का कहना है कि घरों में सरकारी लाइन से पानी नहीं आता, जिसकी वजह से वो पानी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने पानी फराहम करने वाले इदारे से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी तकलीफें कम हो सकें। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। घर में सुकून नहीं, दुकान पर चैन नहीं, घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। पेशावर में सूरज ने आंखें दिखाई तो शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जबकि मुजाफाती इलाकों में 15 से 17 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो गर्मी है, सर्दी में भी लोड शेडिंग होती है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे होती है। सुबह शाम रात और सुबह ज्यादा लोड शेडिंग वहाँ फैजाबाद नंबर 1 पे ज्यादा है। पूछने वाला कोई भी नहीं है। जी जिस तरह आपने कहे कि लोड शेडिंग तो वो तो हमारे डेली बेस पे बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कारोबार में जो है डेली हर रोज़ जो है हमारे दिन में 3-4 दफ़ा जो है 1 घंटे 2 घंटे के लिए डेली जो है बिजली जाती है। इसी तरह हमारे जो है जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी जब बिजली नहीं होती है तो हम कैसे काम करें। तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहां शहरी परेशान हैं तो वहीं पर कारोबारी हजरात का काम भी मुतासिर हो गया है। इतनी है कि जो रास्ते हमारे बंद हैं, दुकान पे आते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, काम नहीं होता, सारा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं कि यहाँ पे कोई कोरोना की वजह से नहीं छोड़ते काम के लिए, कोई ऐसे कारोबार बिल्कुल है ही नहीं। कोई बिजली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। बिजली की बंदिश की वजह से पेशावर के शहरी न आराम के रहे और न ही कारोबार के। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां पर इलाका मकीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है तो वहीं पर कारोबारी हजरात का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर।
शर्म तुमको मगर नहीं आती, न मजहबी अक़दार का लिहाज न कोई शर्म व हया। मुनाफाखोर मुल्क में ईद कुर्बान से 3 हफ्ते पहले ही सरगर्म हो गए। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए आवाम की दुहाइयां और अशियाए जरूरियात सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुनाफाखोर माफिया को खौफे खुदा रहा न मजहबी त्योहार का पास। ईद से कबल ही गरीब तबके की गर्दन पर महंगाई की छुरी चला दी। शहर शहर महंगाई के तूफान ने सफेद पोश तबके को जहां बलब कर रखा है। आटा, चीनी, घी और दाल समेत जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि महज कीमतें सुनकर ही शहरियों के ओसान खता हो जाते हैं। लाहौर में 27 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर 123 पर चला गया। लहसुन 145 से 200 रुपए किलो तक पहुंच गया। अदरक की कीमत में भी 60 रुपए तक इजाफा हो गया। फैसलाबाद में प्याज की कीमत 8 रुपए बढ़ गई। मुर्गी भी 290 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मुसल्ला जात की कीमतों को भी रातों रात पर लग गए। शहरी कहते हैं उनका म्यारे जिंदगी बेहतर करने के बुलंदो बांग दावे करने वाले कहाँ हैं? कौन है जो दुखों के मारे अवाम के जख्मों पर मरहम रखे? महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें जमीन को नहीं आ रही। सब्जियां, फल, दालें, गोश्त सब के सब महंगे हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद कासमी। सब्जी के बढ़ गए भाव, शहरियों पर महंगाई का दबाव। उनकी दुहाई से हुकूमत को अब तक आया नहीं कोई ताव। टमाटर ने शहरियों के बढ़ा दिए घाव। हुकूमत अब तक सब्जियां और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। काफी इन लोगों ने, हुकूमत ने महंगाई कर दी है। मतलब मुश्किल है आवाम के लिए भी ये सब, मतलब इसको अफोर्ड करना, वो करना। मतलब अब अगर आप देख लें हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। मुल्क भर में जिन अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ तो यही हाल इस्लामाबाद का भी है। हुकूमत और शहरी इंतजामिया की महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम नजर नहीं आ रहे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और सस्ती अशिया बाजारों से नापैद हैं। 150 तक टमाटर भी बेच रहे हैं, चुन का जो देते हैं या दुकानदार कहते हैं जी पीछे महंगा हो गया, ये हो गया, पेट्रोल हो गया। और सब्जी तो कोई भी 100 रुपए तो तले है ही नहीं। हर चीज में फर्क है, कोई चीज भी कम नहीं है। ऐसी आग लगी है मुल्क में कि गरीब बंदा तो देख सकता, ले नहीं सकता। शहरी कहते हैं कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि ये मूंग और मसूर की दाल की सादक आने लगा है। क्या सब्जियां, क्या दालें, क्या गोश्त, क्या फल, सभी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं प्राइस कंट्रोल अथॉरिटियां बनाई तो गई, लेकिन शायद हुकूमत फाल करना भूल गई। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में महंगाई बेकाबू है। सब्जियां हो या फल, हर चीज की कीमत गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। टमाटर जो चंद रोज कबल 50 रुपए का किलो था, अब 120 रुपए तक पहुंच गया है। शहरियों का कहना है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत अपने वादे पूरे करे। दुकानदार खुद बनाए मर्जी से जो बढ़ाते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट के। चीजें इसकी वजह से महंगी क्योंकि हुकूमत ने जो लिस्ट की है उसके मुताबिक जो है दुकानदार उसको अप्लाई नहीं करते और दुकानदार खुद जो है प्राइस को बढ़ाते हैं। महंगाई का दौर चल रहा है, गरीब बंदा तो फंस गया है। क्या करें, 300-500 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ जाएगा? गरीब बंदा फंस गया, पर बड़े आदमी तो उनके लिए तो सब कुछ सस्ता ही है। महंगाई बहुत हो गई है भाईजान। महंगाई की वजह से बहुत लोग परेशान है। मजदूर बंदा तो बहुत परेशान है। आटा, घी ये तो और महंगा ज्यादा हो गया। दाल महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। गरीब कहाँ से पेट अपना पाले? हम दाल खा नहीं सकते, आलू वो 60 रुपए 70 रुपए खा नहीं सकते। हम सब्जियां नहीं खा सकते तो हम बकरे का गोश्त, बड़ा गोश्त हम गरीब आदमी कैसे खाएं? भाई हमें खुदारा महंगाई को कम करो। आप भी एक मुसलमान मुल्क है हमारा, मेहरबानी करके कुछ रहम करें, गरीबों पे रहम करें। कराची वालों के लिए एक के बाद एक मसाइल जन्म लेने लगे। कराची में दूध फरोशों ने दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करते हुए फी किलो 10 रुपए दाम बढ़ा दिए। शहरी मुनाफाखोरों के इस इक़दाम पर चकरा कर रह गए। नगरी चौपट राज। कराची में बिजली और पानी माफिया के बाद डेयरी माफिया भी बेलगाम हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल के दूध की कीमत एकदम आसमान पर पहुंच गई। दुकानदारों ने दूध की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 रुपए इजाफा कर दिया।
कीमतों में इजाफे के बाद दूध 120 रुपए फी लीटर बिकने लगा। दुकानदारों के मुताबिक शहर में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन गुज़श्ता एक साल से दुकानदार खुलेआम 110 रुपए फी लीटर फरोख्त कर रहे हैं। अब एक बार फिर डेयरी फार्म्स ने एक्स फार्म कीमत बढ़ाकर दुकानदारों को दूध महंगा फरोख्त करना शुरू कर दिया, जिससे दूध की रिटेल कीमत बढ़ गई। जबकि कमिश्नर समेत कराची की शहरी हुकूमत डेयरी माफिया को लगाम देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। पहले से मसाइल में घिरे शहरी फिर किसी निजात दहिंदे के मुंतजर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट स्कूल्स 4 अगस्त से खोलने का फैसला। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया है, एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाएगा। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार खान से। जी इब्रार, प्राइवेट स्कूल्स 4 अगस्त से खोलने का फैसला कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट स्कूल्स 4 अगस्त से खोलने का फैसला प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाएगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में मॉनसून की बारिशों से निमटने के लिए वासा की जानिब से कैंप्स लगा दिए हैं। वासा के एहलकार मुतहरिक और तमाम मशीनरीज चालू कर दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। बारिशों के पानी को ठिकाने लगाने के लिए महकमा वासा के एहलकार मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगा दिए गए हैं। वासा के एहलकार कहते हैं कि इस बार माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर अंदाज में काम किया जाएगा। तैयार है हम, रेडी है हम, मशीनें ठीक है, हमारी मंत्री भी ठीक है। मॉनसून के लिए लगाए गए कैंप्स पर बारिशी पानी को शाहराहों से निकालने के लिए मशीनरीज को एक्टिव कर दिया गया है। वासा एहलकार कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई और नकासी आप के लिए सीवरेज सिस्टम को भी रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। नहीं, इस बार क्यों होगा, हमने सफाइयाँ की हुई हैं, सबको जो मशीनें तैयार है। एकदम बारिश आती है, इधर से उधर से लोड ज्यादा हो जाता है, एक जगह पर ये जगह नीवी है ना। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि लाहौर में इस सीजन में माजी के मुकाबले में ज्यादा बारिशें होंगी। यही वजह है कि वासा की जानिब से पहले ही बारिशों के पानी से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वासा एहलकारों का कहना है कि वो बारिश के पानी को ठिकाने लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं और वो शहरियों से अपील करते हैं कि वो शॉपिंग बैग्स नालों में न फेंकें, ताकि नकासी आपके लिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, बस काम किए जाते हैं इखलास व वफा से। रावलपिंडी का ट्रैफिक वार्डन हिम्मत, जज्बे और ईमानदारी की जिंदा मिसाल बन गया। तूफानी बारिश में भी फराइज की अंजामदही से गफलत न बरती, चट्टान की मांत डटा रहा और ट्रैफिक की रवानी में खलल न आने दिया। ट्रैफिक वार्डन्स ने इनाम हासिल करना है तो कारकर्दगी दिखाना होगी। सिटी लाहौर ने वार्डन्स को अच्छी कारकर्दगी पर हर माह इनामात देने का ऐलान कर दिया। अच्छी शोहरत, फर्ज शनासी, अच्छे टर्नआउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। फराइज में जिम्मेदारी पर 5 और ओवरऑल कंडक्ट पर 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। शहरियों की मदद करने, कानून शिकन अनासिर की सरकोबी और गुमशुदा अशिया की शहरियों तक बाहिफाजत वापसी पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सरकारी अमूर की बेहतरीन सर अंजाम दही और रिकॉर्ड की तकमील पर 10 पॉइंट्स, ब्रीफिंग डीप ब्रीफिंग में हाजिर आने पर 10 पॉइंट्स, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मौसर कार्रवाई पर 10 से 100 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह शहरियों से नारवा सलूक, गैर हाजिरी, फराइज में अदम दिलचस्पी और सजा मिलने की सूरत में पॉइंट्स माइनस होंगे। 24 घंटे गैर हाजिर रहने पर 10 पॉइंट्स, जबकि 4 रोज तक गैर हाजिर होने वालों को इनाम की कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। शहरियों की तरफ से बाद इंक्वायरी कंप्लेन दुरुस्त साबित होने पर 15 पॉइंट्स मनफी होंगे। सबसे ज्यादा 50 पॉइंट्स करप्शन की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर मनफी होंगे। मामूली सजा पर 20 पॉइंट्स मनफी और वार्डन्स को बड़ी सजा पर इनाम की कैटेगरी से भी निकाल दिया जाएगा। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। शहरियों की मदद, फर्ज शनाजी, फराइज में जिम्मेदारी और अच्छे रवैये पर पॉइंट्स मिलेंगे। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तारिक बशीर चीमा को पिम्स अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है और वफाकी वजीर को प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। तारिक बशीर चीमा को पिम्स अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। वफाकी वजीर को प्राइवेट वार्ड में रखा गया है।
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ طارق بشیر چیمہ کو پمز اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر کو پرائیویٹ وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ اسپیکر آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ کورونا کی تشخیص کے بعد شاہ غلام قادر نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ اسپیکر آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے اور کورونا کی تشخیص کے بعد شاہ غلام قادر نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں کورونا نے مزید 74 افراد کی جان لے لی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 5197 ہو گئی۔ مزید 2000 سے زائد افراد کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ مریضوں کی تعداد 2,48,800 سے بہتر ہو گئی۔ بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد بھی ہزاروں کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ موذی وبا نے مزید 74 افراد کی جان لے لی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 5197 ہو گئی۔ کورونا کے مزید 2521 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 2,48,872 ہو گئی۔ پنجاب میں 86,556 کورونا کیس رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,03,836 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 30,078 کورونا کیس سامنے آ گئے۔ بلوچستان میں 11,157 مریض کورونا میں مبتلا ہیں۔ اسلام آباد میں کورونا کے 14,023 کیس رپورٹ ہوئے۔ گلگت بلتستان میں 1,658 کورونا کیسز ہے۔ آزاد کشمیر میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,564 ہے۔ ملک میں کورونا کے 1,56,700 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں کورونا کا پھیلاؤ کم ہونے کی نوید سنا دی۔ کہتے ہیں بروقت اقدامات اور کوششوں سے سندھ میں کورونا کو کسی حد تک کنٹرول کیا ہے۔ مزید کہا کہ وبا کو کم کر سکتے ہیں، روک نہیں سکتے۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرانے کی ترغیب دینا ہوگی۔ ویکسین آنے تک وائرس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ہم بہت جلدی اس وبا کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرول میں آ گئی ہے، وہ غلط ہے۔ ابھی آگے بقرعید آنی ہے، محرم آنا ہے، ربیع الاول آنا ہے۔ یہ ہمارے مذہبی جو ہیں ایونٹس ہیں جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ روک نہیں سکتے، ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سے ان سب چیزوں کو چلانا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا 1,076 ٹیسٹ پر ملین پچھلے 15 دن میں، ہم 3,244 اور بلوچستان صرف 586۔ ادھر پرابلم مجھے کریٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم وقتی ارلی اس پہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو خراب کریں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پی آئی اے کا فضائی آپریشن بحالی کی طرف گامزن ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کے لیے پروازوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے کراچی کے درمیان روزانہ 2 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سے کراچی روزانہ پرواز چلائی جائے گی، ایسا کہنا ہے ترجمان کا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نبیل نقوی سے۔ جی نبیل۔ قومی ایئر لائن کا ملک بھر میں فضائی آپریشن جو ہے وہ بحالی کی طرف گامزن ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کے درمیان مابین جو پروازیں اس وقت جاری ہیں، جبکہ اسلام آباد سے کراچی کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر 2 پروازیں چلانے کا اعلان کیا گیا، جبکہ لاہور اور کراچی کے مابین میں جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پی آئی اے کی جانب سے پروازیں چلائی جا رہی ہیں، جبکہ قومی ایئر لائن کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے لیے بھی 2 پروازیں بحالی کی طرف جو گامزن ہے، جبکہ غیر ملکی فلائٹ کی اگر بات کی جائے تو سعودی عرب، وسطی ایشیائی ریاستوں اور عراق کے لیے بھی جو قومی ایئر لائن کی جو خصوصی پروازیں جو جاری ہیں۔ جی شکریہ نبیل نقوی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی بربریت جاری ہے۔ بارامولہ میں ناب نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ قابض فورسز نے تحریک حریت کے چیئرمین اشرف صحرائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ جموں کشمیر کے باسیوں پر قابض بھارتی فورسز نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ قابض فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو ضلع بارامولہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ قابض فورسز نے مقبوضہ وادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ وادی جنت نظیر بھارتی مظالم کی عملی تصویر پیش کر رہی ہے، جہاں قابض فوج کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل معمول بن چکی ہے۔ قابض فورسز نے تحریک حریت کے چیئرمین اشرف صحرائی کو گرفتار کر لیا۔ اشرف صحرائی کو سری نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ بزدل فورسز نے اشرف صحرائی کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروا دیا۔
मकबूजा कश्मीर में छापे, गिरफ्तारियां, कत्ल व गारत बुज़दिल भारतीय फौज ने अपना शार बना रखा है। घर घर तलाशी की आड़ में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। वादी में जबरी पाबंदियां ताहाल बरकरार है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। कश्मीरियों को कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत के मतवाले भारतीय जबर तशद्दुद के खिलाफ उठ खड़े हुए, पाकिस्तानी परचम लहराया, आजादी के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद कर दिए हैं। आजादी का मतलब क्या? और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट, साउथहैम्पटन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। इंग्लैंड का जीत के लिए 200 रन का हदफ। विंडीज टीम की पेशकदमी जारी है, जीत के लिए पुरआज़्म है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद हैं इमरान उस्मानी। जी इमरान उस्मानी, बताइएगा, साउथहैम्पटन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जो ये राब्ता बहाल होगा मजीद जानेंगे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट, साउथहैम्पटन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। इंग्लैंड का जीत के लिए 200 रन का हदफ। विंडीज टीम की पेशकदमी जारी है और वो जीत के लिए पुरअज़्म है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट, साउथहैम्पटन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। इंग्लैंड का जीत के लिए 200 रन का हदफ। विंडीज टीम की पेशकदमी जारी है, जीत के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जारी है। साउथहैम्पटन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इंग्लैंड का जीत के लिए 200 रन का हदफ। विंडीज टीम की पेशकदमी जारी है और जीत के लिए पुरअज़्म है। साउथहैम्पटन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। इंग्लैंड ने जीत के लिए हदफ दे दिया है 200 रन का और विंडीज टीम की पेशकदमी जारी है। हमारा राब्ता बहाल हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इमरान उस्मानी। जी इमरान उस्मानी, बताइएगा, साउथहैम्पटन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। जी बिल्कुल ऐसा है, और अभी तीसरा सेशन भी बाकी है। अभी लंच के बाद का खेल चल रहा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने शुरू में 3 विकेटें हासिल करके थोड़ी सनसनी पैदा की है और मैच में जान पैदा की है, लेकिन चूंकि हदफ सिर्फ 200 रन का है, तो इस कंडीशन में विकेटें अगर 1-2 गिर भी जाए तो थोड़ी देर के लिए प्रेशर आता है, लेकिन जैसे ही 30, 40, 45 रन की पार्टनरशिप बनेगी तो बैट्समैनों को ये दिखने लग जाता है कि मंजिल करीब है, और बस अब जब 100 से कम स्कोर रह जाएगा, डबल फिगर में दाखिल हो जाएगा, तो वो उनको थोड़े हौसले बुलंद हो जाते हैं। मैं यहाँ रिकॉर्ड के लिए ये बात बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री में कभी वो टेस्ट लूज नहीं किया है जब उसे 200 या उससे कम के हदफ का ताकुब करना पड़ा है, तो उसने हमेशा वो हदफ हासिल किया है। तो मेरे हिसाब में वेस्ट इंडीज की टीम आज भी फेवरेट है और ये मैच जीत सकती है। इमरान उस्मानी, ये मैच अगर जीत जाते हैं, इसमें विंडीज टीम की भी जाहिर है पेशकदमी जारी है, तो क्या नक्शा देख रहे हैं आप आइंदा का? देखें, ये टेस्ट मैच इस तरह अब जिस माहौल में हुआ है, ये 3-4 महीने के बाद जो टेस्ट मैच हुआ है कोविड-19 के बाद, और बायोसिक्योर कंडीशंस में है, पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पे इस वक्त मरकूज है, क्योंकि कहीं भी जो है मैच नहीं हो रहा। तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट की रैंकिंग में लो रैंकिंग की टीम है, अगर वो इंग्लैंड को हरा देती है और वो भी पहले टेस्ट में, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी क्रिकेट की दुनिया के हलकों के लिए। और क्रिकेट जो कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा जो है डाउन थी, या क्रिकेटर्स बहुत मुतासिर हुए थे, वो एकदम आसमानों की बुलंदियों पर ये खबर जाएगी, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और उनके अपने खिलाड़ियों के लिए बड़ी बेहतरी का सबब बनेगी, और आने वाली जो बकिया 2 मैचेस हैं उसमें भी उनको फायदा देगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम का एक इशू ये है कि ये चूंकि निचले नंबर की टीम है, और निचले नंबर की टीम बाद औक़ात जब किसी प्रॉब्लम का शिकार होती है तो इन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन चूंकि मैंने पहले जिक्र किया कि हदफ चूंकि छोटा है, तो हदफ के ताक़ुब में इतनी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। जहां तक आखिरी बात है मेरी, जिसकी तरफ आपने भी हल्का सा इशारा किया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को जो रूहानी पावर कह लें
جو ول پاور کہہ لیں اس ٹیسٹ میں ملی ہے وہ ملی ہے بلیک لائف میٹر کمپین جب انہوں نے پہلے دن لانچ کی وہاں پر گھٹنا ٹیک احتجاج کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اپنی دونوں ٹیموں نے اپنے شرٹس کے پر جو ہے بلیک لائف میٹر کا لوگو لگایا ہے اور پوری دنیا کو ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے۔ مائیکل ہولڈنگ نے جو شروع میں تقریر کی اور اس کے دوسرے دن پھر وہ ٹی وی پر ایک اپنی فیملی کا ذکر کرتے ہوئے جس طرح آپ دیدہ ہوئے جہاں پوری دنیا نے دیکھا وہاں ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے بھی دیکھا، تو یہ بلیک لائف میٹر کمپین نے ویسٹ انڈیزن کرکٹرز کے اندر جیسے بجلی بھر دی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دن انہوں نے اٹیک کیا اور اپنی ٹیم کے لیے امیدیں جو ہے نا باندھی۔ جہاں تک انگلش ٹیم کا تعلق ہے ان سے 2 حماقتیں ہوئی ہیں، اس کی وہ قیمت 4 دن تو بھرتے رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا 4.5 دن۔ اب آخری سیشن میں وہ پلٹ آئے تو پلٹ آئے، قیمت وہ ان کو یہ بھرنی پڑ رہی ہے۔ 2 سنگین غلطیاں ہوئی ہیں ان سے۔ ایک تو انہوں نے اپنے ٹاپ آرڈر بالر اسٹیورٹ براڈ کو ڈراپ کیا اس وکٹ پر، اور شروع کے جو 2 دن کا موسم تھا اس میں ان کی موجودگی بہت مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ جی یقینی طور پر وہ ثابت ہو سکتی تھی۔ بہت شکریہ عمران عثمانی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کل سے تمام دفاتر کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ عملے کو اوقات کار کے مطابق دفتر پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پی ایچ ایف ہیڈ کوارٹر معمول کے مطابق کام کا آغاز کرے گا۔ دفتر جا کر زیر التوا معاملات نپٹانے کی کوشش کریں گے۔ کھلاڑیوں کے واجبات کی ادائیگی سمیت اہم امور پر توجہ ہوگی۔ انگلینڈ کا واحد فٹ بال ورلڈ کپ کا اعزاز دلانے والے لیجنڈ جیک چارلٹن انتقال کر گئے۔ انگلینڈ کے فٹ بال ورلڈ کپ سال 1986 میں شاندار کھیل پیش کرنے والے لیجنڈ کھلاڑی جیک چارلٹن انتقال کر گئے۔ فیفا ورلڈ کپ 1986 کے فاتح جیک چارلٹن کی عمر 85 برس تھی۔ اہل خانہ کی جانب سے جیک چارلٹن کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ صحافی جمال خشوگی کے قتل میں سعودی ولی عہد ملوث ہے۔ عالمی طاقتیں محمد بن سلمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹر نے سنسنی خیز انکشافات کر دیے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر اگنس کلامار نے ترک پراسیکیوٹر کی جانب سے سعودی عرب کے 20 فراری ملزموں کی گرفتاری کے حکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب ان ملزموں کو ترکی کے حوالے نہیں کرے گا۔ البتہ ترک عدالت کا اقدام اہم اور قانونی ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے کہا کہ اس کیس کے اصل ملزم سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان ہیں اور وہ فی الحال عدالت میں پیش نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں بڑی طاقتوں کی حمایت اور پوش پناہی حاصل ہے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر 2 اکتوبر 2018 میں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ صحافی کی لاش کو سعودی عرب نے ابھی تک خشوگی کے لواحقین کے حوالے نہیں۔ لبنانی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جنگی جہازوں نے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان لبنان فوج کے مطابق اسرائیلی جنگی جہازوں نے راس الناقورہ کے ساحلی علاقوں میں گھس کر سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ جمعرات کے روز بھی اسرائیل کے 6 جنگی جہاز راس الناقورہ کے ساحلی علاقے میں داخل ہوئے۔ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 2006 میں اسرائیل اور لبنان کے مابین 33 روزہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور ہونے والی قرارداد کے مطابق اسرائیل لبنان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ ترجمان لبنانی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل بدستور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کی فضائی، زمینی اور سمندری حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وادی القدس پر قابض صہیونی فورسز کا نسلی تعصب کھل کر سامنے آ گیا۔ ماسک نہ پہننے پر فلسطینی نوجوان کو مار مار کر لولہان کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی لڑکی کو ماسک نہ پہننے پر نہایت شائستگی سے ماسک پہننے کی تلقین کی گئی۔ לזאתי שלא הייתה לה מסכה, הנה זאתי שלא הייתה לה מסכה, הביאה לה מסכה ולא הבאת לה דוח. פה, אכיפה בריונית בציבור חרדי, דוד בר לוי, אני גיבור. امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد عوامی سطح پر پہلی بار ماسک پہن لیا۔ صدر ٹرمپ نے والٹر ریڈ ملٹری اسپتال دورے کے دوران پہلی مرتبہ ماسک کا استعمال کیا۔ وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ماسک کے خلاف نہیں رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماسک کے استعمال کے لیے مناسب وقت اور جگہ ہوتی ہے۔
मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीजों और शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी है। यूएई हुकूमत ने कोरोना की वजह से आयद पाबंदियों में नरमी कर दी, वीजों और शनाख्ती कार्ड की तजदीद का आगाज कर दिया। वीजा सर्विस, एंट्री परमिट और आईडी कार्ड से मुतालिक दरखास्तें 3 मराहिल में वसूल की जा रही हैं। जिन अफराद के वीजे और एमिरेट्स आईडी कार्ड मार्च और अप्रैल में ज़ायदुल मयाद होने से गैर कानूनी हो गए थे। गर्मियों की सौगात फलों का बादशाह अपनी शानो शौकत के साथ दुकानों और सड़क के किनारे खड़ी रेहड़ियों पर जलवा अफरोज है। चौसा, सिंधड़ी, लंगड़ा और अनवर रटोल फलों का बादशाह हर रूप में खाने के शौकीन अफराद के दिलों पर राज करता है। इस्लामाबाद से असलम खोखर अपनी रिपोर्ट के साथ। हम 150 रुपए किलो सिंधड़ी, हम 150, 200 वाले 150 इधर मुसेर जी। होशियार खबरदार, फलों के बादशाह आम मार्केट में तशरीफ ला चुके हैं। हरे और पीले लिबास में मलबूस शहनशाह फ्रूट अपनी आन बान शान के साथ शहर में जलवा फरोज हैं। खुशबू और जायके के हसीन इम्तजाज ने आम खाने के शौकीन अफराद को मार्केट में मौजूद दूसरे फलों से बेगाना बना रखा है। चौसा आम 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, मसेर 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। पाकिस्तान में पैदा होने वाला आम अपने जायके की वजह से पूरी दुनिया में आला मकाम रखता है। वतन अजीज में 200 से जायद आमों की इकसाम पाई जाती हैं। सिंधड़ी, लंगड़ा, दोसहरी और चौसा हर शहर में आसानी से मिल जाता है, जिसको शहरी शौक से खरीद कर खुद खाते हैं और बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। है बादशाह, खाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है बंदे को जो खाता है, समझ गया, बाकी है बहुत जबरदस्त मेवा है। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। सफेद चौसा मुझे बहुत पसंद है। फलों के दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की लहर ने आम खाने वालों को भी जकड़ रखा है। गरीब शहरी सिर्फ आम की कीमत पूछकर चले जाते हैं, लेकिन मुतवस्सित तबके के अफराद भी ज्यादा मिकदार में आम नहीं खरीद रहे। कोरोना की वजह से कारोबार बहुत मंद में पड़ गया है और बाकी जो है ना आम जो चौसा, सफेद चौसा और दशहरी और नटोल और ये जो ना लंगड़ा आजकल ये ज्यादा बिकता है। बहुत महंगाई हो गई है, जो कस्टमर है वो आता है मतलब देख के चला जाता है, लेता शेता कुछ भी नहीं है। कुदरत ने जितने भी फल पैदा किए हैं वो मौसमी तकाजों को पूरा करने की सलाहियतों से माला माल हैं। ताहम ये मौसम गर्मा का फल आम अपने रंग, जायके, तासीर और सेहत बख्शी के लिहाज से सबसे मुनफरद है। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सच न्यूज से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।